तो VMware के वीडियो के एक्चुअल कंटेंट पे मूव ऑन करने से पहले मैंने सोचा कि एक बार VMware का ओवरव्यू दे दूं। तो VMware डेल क्राउन के अंडर आती है। VMware वर्चुअलाइजेशन बेस्ड कंपनी है जो कि पिछले कई सालों से वर्चुअलाइजेशन के लीडर्स है। VMware में VM स्टैंड्स फॉर वर्चुअल मशीन। जैसा कि मैंने बताया, उनका वर्चुअलाइजेशन पे काम है। और आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो ठीक है, लेकिन सैलरी कितना देती है बाबू भैया। तो अगर सैलरी की बात करूं तो 2020 में जो फ्रेशर्स ज्वाइन हुए थे, जो कि मैं उनमें से एक था, तो उन्हें 19.5 LPA CTC ऑफर किया गया था। 2019 में जो फ्रेशर्स ज्वाइन हुए थे उन्हें अराउंड 18 LPA CTC ऑफर किया गया था। और 2018 में जो फ्रेशर्स ज्वाइन हुए थे उन्हें 16.5 LPA CTC ऑफर किया गया था। तो आप देख रहे हैं कि एक का डबल तो नहीं हो रहा है बाबू भैया, लक्ष्मी चिट फंड की तरह। एक का डबल, तू भी एक का डबल करता है क्यों भाई? का डबल पागल हो गया क्या? अरे साला ये का डबल क्या है बाबू भैया? पर काफी काफी अच्छा इंक्रीमेंट है। This is Naman Vidya Bhanu, currently working at VMware since the past 8 months, and I studied from Shri Ahmedabad College of Engineering and Management, Nagpur. Today we are going to discuss about VMware fresher recruitment process. इस प्रोसेस को हमने 3 सेक्शंस में ब्रेक डाउन किया है, जो कि है एप्टीट्यूड, इंटरव्यू एंड हाउ टू अप्लाई। एप्टीट्यूड और इंटरव्यू में हम बात करने वाले हैं उन सेक्शंस के कंपोजिशन की, एंड वो सेक्शंस के लिए प्रिपेयर कैसा करना चाहिए और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा है वो सेक्शन में। सो लेट स्टार्ट ऑफ विथ एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड में पहले मैं सेक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन बता देता हूँ एप्टीट्यूड का। एप्टीट्यूड में 5 सेक्शन होते हैं, जो कि है लॉजिकल, क्वांट्स, टेक्निकल, कोडिंग एंड लैंग्वेज बेस्ड सेक्शन। सो लॉजिकल और क्वांट्स का पहले बता देता हूँ क्योंकि दोनों हैंड इन हैंड जाते हैं। तो लॉजिकल और क्वांट्स की पहले डिफ़िकल्टी की अगर बात की जाए तो डिफ़िकल्ट बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस की है। सो यू कैन से दैट दे आर समवेयर बिटवीन मीडियम एंड डिफ़िकल्ट। सो दे आर नाइदर ईजी, दे आर नाइदर वेरी डिफ़िकल्ट, बट यू नीड सम गुड अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस फॉर देम। सो उनकी प्रैक्टिस के लिए क्या करना चाहिए, VMware आने के एटलीस्ट 15 दिन पहले से ट्राई डूइंग एटलीस्ट 10 to 15 क्वांट्स एंड 10 to 15 लॉजिकल एवरी डे। इससे क्या होगा, आपका डेली टच बना रहेगा लॉजिकल और क्वांट्स के साथ। एंड लॉजिकल एंड क्वांट्स आर ऑल अबाउट प्रैक्टिस। सो 15 डेज कीजिए, और ब्लाइंडली नहीं करना है, उन्हें भी टॉपिक वाइज करना है, क्योंकि हो सकता है अगर आप ब्लाइंडली करें तो कोई टॉपिक मिस हो जाए। लॉजिकल और क्वांट्स में जैसे मल्टीपल टॉपिक्स रहते हैं, जैसे फैमिली ट्री, डिविजिबिलिटी टेस्ट, वर्क एंड टाइम। तो ट्राई करना है कि ये सारे टॉपिक्स आप टच कर ले वो 15 डेज के स्पैन में VMware के आने के पहले। और साथ ही साथ इट्स नॉट कि आपको लेमेन की तरह इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्योंकि हो सकता है आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हो पर भी आपका एप्टीट्यूड ना निकले, क्योंकि आपने क्लॉक के अंडर प्रैक्टिस नहीं की है और वहाँ पे आप टाइम प्रेशर में काफ़ी स्लो हो गए। सो अगर आप क्लॉक के अंडर प्रैक्टिस करते हो तो आप इक्विप्ड रहते हो वहाँ पे भी टाइम प्रेशर में क्लॉक के अंडर सॉल्व करने के लिए। सो आई सजेस्ट कि वो 15 डेज में आप क्लॉक के अंडर प्रैक्टिस करें टॉपिक वाइज। और एप्टीट्यूड में क्वांट्स और लॉजिकल के बारे में तो आई गेस दिस इज इनफ। लेट्स मूव टू द टेक्निकल सेक्शन। टेक्निकल सेक्शन के लिए वही 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं आपको जो हर टेक्निकल सेक्शन के लिए आप पढ़ते हैं, जो कि है कंप्यूटर नेटवर्क्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर्स और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। इनमें लास्ट 2 ईयर्स की अगर मैं बात करूँ तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स का वेटेज काफ़ी कम रहा है, बट आई डोंट सजेस्ट कि आप उसको स्किप करें या उसके बारे में कम पढ़ें, क्योंकि हो सकता है कभी भी कोई सब्जेक्ट ज़्यादा वेटेज से आ जाए, या अगर ज़्यादा वेटेज से नहीं आया तो भी आपको इंटरव्यू में वो सब्जेक्ट फेस करना ही है। सो आई सजेस्ट कि आप ये चारों सब्जेक्ट्स को वेटेज दें। एंड इनके लिए प्रिपेयर कैसे और कहाँ से करना है उसकी अगर मैं बात करूँ तो सेम आपको जितना जल्दी हो सके इनका प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। उसके लिए आई सजेस्ट कि यू डोंट डू दैट ब्लाइंडली डूइंग द क्वेश्चन सॉर्ट ऑफ थिंग, बिकॉज मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग एप्टीट्यूड के लिए जाते हैं 350-400 बोलते हैं मैं क्वेश्चंस कर लूँगा बिना थियोरी पढ़े, तो मैं मोस्ट टॉपिक्स कवर कर लूँगा और उससे क्या होगा कि वही पैटर्न के क्वेश्चंस आएंगे। सो आई विल बी गुड। एप्टीट्यूड में भले ही वो पैटर्न से क्वेश्चंस आ जाए, पर अब आपने सिर्फ MCQ किया है तो हो सकता है कि आपका इंटरव्यू लटक जाए। इंटरव्यू में हो सकता है
कि आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाए, क्योंकि नॉर्मली इंटरव्यू में आपके पास ऑप्शंस नहीं रहते हैं क्वेश्चंस में, आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। तो उसके लिए आपकी थियरी और बेस होना स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इसलिए आई रिकमेंड कि इन सब्जेक्ट्स की गीक्स फॉर गीक्स से आप थियरी पढ़े, या फिर आपके पास अगर क्लास नोट्स है तो उनसे अच्छे से इन सारे सब्जेक्ट्स की थियरी पढ़े। उसके बाद ट्राई गेट क्वेश्चंस फ्रॉम गीक्स फॉर गीक्स। उसके आप एटलीस्ट 125 क्वेश्चंस ट्राई करें हर सब्जेक्ट के, और दिस इज़ फॉर द फर्स्ट 3 ऑफ देम। डीबीएमएस के लिए आई डोंट सजेस्ट कि आप गीक्स फॉर गीक्स पे उनके गेट क्वेश्चंस पढ़े। थियरी आप पढ़ सकते हैं गीक्स फॉर गीक्स या क्लास नोट से हर सब्जेक्ट की, पर डीबीएमएस के एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए आई सजेस्ट कि आप ट्राई कीजिए थोड़ा ईजियर सोर्स से करने का डीबीएमएस के एमसीक्यूज। एंड दैट्स इट आई गेस फॉर द टेक्निकल सेक्शन। एंड टेक्निकल सेक्शन के बाद कोडिंग सेक्शन पे मूव करते हैं। ये सेक्शन बहुत ज़्यादा लोगों के लिए आई ओपनर रहता है, क्योंकि यहाँ पे पता चलता है कि आप क्लॉक के अंदर कितना अच्छे से कोड कर पाते हैं, जो कि नॉर्मली लोगों को उतनी प्रैक्टिस नहीं रहती है। लोग सोचते हैं कि मेरे को कोडिंग आती है, वहाँ जाके फिर पता चलता है टेस्ट केसेस निकालने हैं सारे, तो टेस्ट केस क्या होता है, लोग काफ़ी सरप्राइज हो जाते हैं। तो उसके लिए आई सजेस्ट वहाँ पे लास्ट मोमेंट पे आप सरप्राइज ना हो। उसके लिए आप जितना जल्दी हो सके कोड फोर्सेस पे जाके, कोड फोर्सेस में क्वेश्चंस फिल्टर करने का ऑप्शन रहता है राइट साइड में, तो उन्हें रेटिंग और टॉपिक दोनों से फिल्टर किया जा सकता है। तो आई सजेस्ट उन्हें रेटिंग जो कि डिफ़िकल्टी कहलाती है, और उसमें 1200 से 1400 डिफ़िकल्टी से उन्हें फ़िल्टर करें। और उसके बाद जो 3 टॉपिक के टैग लगाने हैं उनमें वो है ग्रीडी, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड ऑल्सो वन मेन टैग दैट इज़ इम्प्लीमेंटेशन। सो ये तीनों टैग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेनली कोडिंग राउंड जो होते हैं, कोडिंग सेक्शंस, इनमें ये तीनों टैग पे ही प्रॉब्लम पूछा जाता है। तो आप अपना टाइम वेस्ट ना करें बाकी टैग्स के भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में। सो 1200 to 1400 डिफ़िकल्टी, और ये टैग्स पे आप सॉल्व करें। और अगर आपको लगता है कि आपको ये क्वेश्चंस ईजी लग रहे हैं, मतलब आपसे हो जा रहे हैं, देन गो फॉर 1500 डिफ़िकल्टी एज वेल, दैट विल रियली हेल्प यू। और वैसे 1500 की उतनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, पर अगर आपको लगता है कि 1400 आपके लिए ईजी है, देन यू कैन गो फॉर इट। और अगर बात की जाए प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम की, तो ये भी आपको क्लॉक के अंडर करना है, क्योंकि वहाँ पे कोडिंग सेक्शन में 30 मिनट्स रहते हैं। सो आपको प्रैक्टिस करनी है कि आप इन्हें 20 मिनट्स के अंदर कर ले प्रैक्टिस में, क्योंकि वहाँ पे एडेड टाइम प्रेशर रहता है, जो आपको थोड़ा बहुत स्लो तो करता ही है। कुछ भी हो प्रेशर सिचुएशन में आप थोड़े स्लो तो हो ही जाते हो। अगर आपको प्रैक्टिस में 15 या 20 मिनट्स लग रहे हैं सॉल्व करने में, तो वहाँ पे आपको 25 मिनट्स लगने वाले हैं। सो बेटर बी इक्विप्ड फॉर इट एंड क्लॉक के अंडर सॉल्व करें ये टैग्स और डिफ़िकल्टीज़ के क्वेश्चंस, एंड ट्राई डूइंग देम अंडर 20 मिनट्स। और मैं बात करूँ जो मेरे को कोडिंग क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन जैसा मैंने बताया ग्रीडी, इम्प्लीमेंटेशन, डेटा स्ट्रक्चर पे बेस्ड रहता है। तो एग्जैक्टली वो ये 3 टॉपिक्स पे बेस्ड था। उसमें एक्चुअली आपको एक लिस्ट दी थी, उसको आपको डिवाइड करना था 2 लिस्ट्स में बेस्ड ऑन सम लॉजिकल कंडीशंस। सो वो लॉजिकल कंडीशंस को अप्लाई करते हुए ग्रीडीली आपको उसमें 2 लिस्ट में डिवाइड करना था। तो ये इम्प्लीमेंटेशन, ग्रीडी और डेटा स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन हो गया। और ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, लाइक एक एरे को 2 एरेज में तोड़ना है बेस्ड ऑन सम ऑड, इवन एंड सम सिमिलर कंडीशंस। सो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, पर इसके लिए आपको स्पीड प्रैक्टिस होनी बहुत ज़रूरी है कि आप वो टाइम के अंदर सॉल्व कर पाए। क्योंकि होता ये है कि अगर आप एक 15 लाइन्स का कोड लिख रहे हो, उसमें आपने हल्का सा एक बग रह गया या कुछ रह गया और आपको प्रैक्टिस नहीं है, तो आप पैनिक कर जाओगे, उसमें आपका टाइम लूज़ होने वाला है काफ़ी ज़्यादा। सो इट्स बेटर कि आप प्रैक्टिस करके जाओ कोड फोर्सेस पे, जैसा मैंने बताया। एंड आई थिंक दिस वॉज ऑल फॉर द कोडिंग सेक्शन। कोडिंग सेक्शन के बाद आता है लैंग्वेज बेस्ड सेक्शन। लैंग्वेज बेस्ड सेक्शन की बात करूँ तो उसमें 4 लैंग्वेज दी रहती है, सी, C++, जावा, पाइथन। आपको उसमें कोई भी 2 लैंग्वेज सिलेक्ट करनी रहती है जो आपको बेस्ट आती है। और यहाँ पे लोग क्या मिस्टेक करते हैं कि लैंग्वेज बेस्ड सेक्शन के लोग पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं कि मैं तो 2 साल से जावा में कोड कर रहा हूँ, मेरे को तो जावा आती है, तो मेरे को पढ़ने की क्या ज़रूरत है। इसका ये मेन प्रॉब्लम ये है कि आप कोडिंग में जो इम्प्लीमेंटेशन करते हो उसमें आप हार्डली 30% या 35% ऑफ थियरी यूज़ करते हो। जैसे जावा में एनोनिमस क्लास है, अब भले 2 साल से कोड कर रहे हो, पर आपने प्रोजेक्ट में आपने कभी एनोनिमस क्लास यूज़ की है क्या? नॉर्मली ये सब चीज़ें यूज़ नहीं होती है, पर थियरी में रहती है। तो इसके लिए आपको थियरी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो 2 लैंग्वेजेस आप MCQs के लिए डालने वाले हो, तो आप अच्छे से थियरी पढ़े हो लैंग्वेजेस की। एंड 5-5 क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज पे रहते हैं जो आपने चूज़ किया।
एंड आई गेस दिस इज इनफ फॉर द लैंग्वेज बेस्ड सेक्शन. एंड लैंग्वेज बेस्ड सेक्शन के बाद आई वुड से कि ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहता है, पर अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया यू कैन ईजिली क्लियर इट बिकॉज इट इज़ रिलेटिव. द एप्टीट्यूड इज़ रिलेटिव, सेक्शनल वाइज रिलेटिव रहता है वो एप्टीट्यूड. और एप्टीट्यूड का सेक्शनल वाइज कट ऑफ भी रहता है, हर सेक्शन का कट ऑफ रहता है. जैसे अगर कोई किसी ने एप्टीट्यूड में स्कोर वाइज टॉप भी किया है पर हो सकता है उसका एप्टीट्यूड ना निकले क्योंकि उसका कोई सेक्शन का कट ऑफ नहीं निकला. सो इसलिए रिक्वायर्ड है कि आप एक ऑलराउंडर की तरह परफॉर्म करें और ऑलराउंडर की तरह प्रिपेयर करें सारे सेक्शंस. और साथ ही साथ एप्टीट्यूड में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है. सो लास्ट में आप गेस वर्क कर सकते हैं थोड़ा. आपके पास अगर बहुत कम टाइम बचे, बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हैं, सो बेस्ट ऑप्शन है कि आप कोई क्वेश्चन छोड़े ना अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस बार भी. क्योंकि होता ये है कि लोग रिलाय करते हैं कि मैं लास्ट 1-1.5 मिनट में मार दूंगा तुक्के, और लास्ट 1-1.5 मिनट में होता है कि पेज चेंज करते करते नेक्स्ट पेज लोड होने में 5 सेकंड 10 सेकंड लग जाते हैं. तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि जैसे आपको दिखता है कि क्लॉक में लाइक 5 मिनट्स 4 मिनट्स बचे हैं, आप एक बार सारे को कुछ मार्क कर दे फिर सॉल्व करें जितना टाइम बचा है उसमें. सो दैट वुड बी द बेटर स्ट्रैटेजी. इससे आपको कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो. और आई गेस एप्टीट्यूड के बारे में इतना ही था. एंड एप्टीट्यूड के बाद मूव करते हैं टेक्निकल कोडिंग सेक्शंस में, दैट इज़ द इंटरव्यू सेक्शंस. सो कोडिंग इंटरव्यू की अगर मैं बात करूँ तो पहला जो इंटरव्यू होता है वो तो बेसिकली आपका रेज्यूमे और आपके बेसिक्स टेस्ट करने के लिए होता है. सो मेरे को जो पहले इंटरव्यू में पूछा गया था, मैंने क्योंकि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग डाला था, पर आपने अगर अपने रेज्यूम में कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग डाला हो या ना डाला हो, आपको कोडिंग इंटरव्यू में कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग बेस्ड एक कोडिंग क्वेश्चन दिया ही जाएगा क्योंकि उसका नाम ही कोडिंग इंटरव्यू है. सो जैसा मैंने बताया था कोड फोर्सेस पे आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, वो फिल्टर्स लगा के प्रिपेयर करें. उसके बाद मेरे को पूछा गया कि लास्ट आपने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग क्वेश्चन कौन सा अच्छा सॉल्व किया था, तो मैंने वो क्वेश्चन बताया उनको. उसके बाद मेरे को प्रोजेक्ट पे पूछा गया. प्रोजेक्ट का बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. मैंने देखा है कि बहुत लोग प्रोजेक्ट का बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है 2-3 महीने लगा के. वैसा नहीं होना चाहिए एक्चुअली. अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप बनाएं, पर नॉर्मली माइनर प्रोजेक्ट्स रहे तो भी चलता है. ट्राई करें कि दो माइनर प्रोजेक्ट्स रखने का ट्राई करें अपने रेज्यूम में, और जिनके बारे में आप पूरा क्लियर रहे. और उसके लिए आप कॉलेज के जो कोडिंग असाइनमेंट्स रहते हैं उसमें अच्छा प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूज़ करके उन्हें कोड करके आप अपने रेज्यूम में डाल सकते हैं. और उसके बाद मेरे को पूछा गया था एक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग क्वेश्चन जो कि था इम्प्लीमेंट स्टैक यूजिंग क्यू. उसमें 2 क्यूज़ के साथ कर रहा था पहले, फिर इम्प्लीमेंट स्टैक यूजिंग सिंगल क्यू. सिमिलरली मेरे को पूछा गया इम्प्लीमेंट क्यू यूजिंग स्टैक, पहले 2 स्टैक से किया, फिर इम्प्लीमेंट क्यू यूजिंग अ सिंगल स्टैक. और ये सारे कोड करना था. आपको टाइम मिलता है सोचने का भी, कोड करने का भी. तो फर्स्ट राउंड में इतना ही था. सेकेंड राउंड जो था मेरा कोडिंग राउंड, उसमें मेरे को पूछा गया, पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ सबके साथ कि अगर आप अपने रेज्यूम में कोई लैंग्वेज डाल रहे हैं सपोज जावा, तो आप वो लैंग्वेज का वर्जन भी डालें, और कोर जावा है कि एडवांस जावा वो भी डालें. क्योंकि मैंने जैसे जावा डाला था कोर जावा, तो मुझे जावा 9 पे क्वेश्चन पूछ लिया गया जो कि मेरे को आती नहीं, तो इसलिए मैं स्पेसिफाई करूँगा कि अब जावा 8 पढ़े हैं तो जावा 8 ही डाले. तो मुझे एक क्वेश्चन पूछा गया था जावा 9 पे, जो कि था जावा 9 में कोई नया फीचर रिलीज़ हुआ था, कोई नया कलेक्शन रिलीज़ हुआ था. उसके बारे में था कि व्हाट इज़ कॉन्करेंट हैश मैप और ये रिलीज़ क्यों किया गया है, मतलब इसका क्या काम है. तो लकीली मैंने जावा 8 में हैश मैप्स अच्छे से पढ़ा था और मुझे हैश मैप्स की प्रॉब्लम्स पता थे कि हैश मैप में ये इश्यूज़ है. तो वो जो कॉन्करेंट हैश मैप वर्ड था वो खुद ही सेल्फ डिफाइनिंग था. तो कॉन्करेंट वर्ड से मैंने रिलेट कर लिया कि ये उसका कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, क्योंकि बेसिकली नए रिलीजेस में कुछ भी नया फीचर आता है तो वो कोई ना कोई पिछला प्रॉब्लम एड्रेस करने के लिए ही आता है. तो हैश मैप मैंने क्योंकि जावा की थियरी भी थोड़ी पढ़ रखी थी, तो हैश मैप के इश्यूज़ पता थे मेरे को. 2-3 इश्यूज़ थे, उनमें से कॉन्करेंसी से एक ही इशू रिलेट हो रहा था. तो मैंने वो आंसर दिया क्योंकि मैं उसमें 100% श्योर था कि कॉन्करेंसी से तो यही चीज़ हो सकती है. वैसे मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप गेस वर्क करें इंटरव्यू में, अगर आपको नहीं आता है तो आप कह दीजिए कि मेरे को नहीं आता है. तो इसमें मैं 100% श्योर था कि कॉन्करेंट हैश मैप जो वर्ड है वो यही चीज़ को सॉल्व कर रहा हूँ. तो मैंने वो आंसर दिया, वो आंसर राइट निकला. और उसके बाद मुझे थ्रेड्स पे क्वेश्चन पूछा गया, और उसके बाद मुझे एक कोडिंग क्वेश्चन दिया गया जो कि था यू आर गिवन अ नंबर इन डेसिमल फॉर्मेट
and it contains some number of ones, say x number of ones in its binary format, and you have to find the next number closest to the previous number having the same number of ones in its binary format. So ये क्वेश्चन था, इसे भी कोड करना था. तो जैसा कि आप देख रहे हो ये क्वेश्चन भी ग्रीडी बेस्ड क्वेश्चन है, ग्रीडी और इम्प्लीमेंटेशन क्वेश्चन है ये भी. सो ये क्वेश्चन को कोड करना था एंड दैट्स इट अबाउट दिस इंटरव्यू. ये इंटरव्यू के बाद मेरा मैनेजरियल राउंड था जिसमें मुझे कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया, मुझे बस बताया गया कि हम काय पे काम करते हैं और मुझे क्वेश्चंस पूछने थे वो राउंड में. कि मैं अपनी क्यूरियोसिटी दिखा रहा था बेसिकली कि ये काम अगर आप करते हो तो ये कैसे करते हो एंड ऑल दैट स्टफ. सो बेसिकली वो चिल राउंड था. और उसके बाद एचआर राउंड भी एक फॉर्मेलिटी ही होती है एंड एचआर राउंड इज़ द फाइनल राउंड. और मैं सजेस्ट करूँगा इंटरव्यूज़ के लिए कि बेसिकली ये एक सिर्फ नॉलेज टेस्ट नहीं है, ये एक ट्रेड टेस्ट भी है, जो कि है एक कॉन्फिडेंस टेस्ट, क्यूरियोसिटी टेस्ट एंड नेवर गिव अप एटीट्यूड टेस्ट. सो इसके लिए अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत भी होता है तो आप गिव अप ना करें, आप अपना मोरल हाई रखें और कॉन्फिडेंट रहे. और क्यूरियोसिटी आप दिखाने के लिए लाइक इंटरव्यूअर लास्ट में पूछता है डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, तो आप उसे क्वेश्चंस पूछे कि आप किस चीज़ पे काम करते हो या आपका कोई क्वेश्चन गलत आया आप इंटरव्यू में या आपको कोई आंसर नहीं आया तो आप पूछे कि इसका आंसर क्या था, इसका आंसर यही था क्या. इससे दिखता है आप कितने क्यूरियस हो. इंटरव्यूज़ के बारे में आई थिंक दिस शुड बी इनफ. इंटरव्यूज़ के बाद आई विल गो टू द हाउ टू अप्लाई सेक्शन. हाउ टू अप्लाई सेक्शन के लिए आप अगर VMware आपके कॉलेज कैंपस में नहीं आती है तो VMware के लिए आप VMware की वेबसाइट की लिंक मैं देता हूँ जहाँ पे ओपनिंग्स आती है, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो. तो वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा वीडियो के, तो आप वो लिंक में जाके अप्लाई कर सकते हो. और दूसरा तरीका ये है कि आप मेरे को या कोई भी VMware के एम्प्लॉय को लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हैं. कोई भी ओपनिंग आती है तो लिंक्डइन पे हम लोग डाल देते हैं. तो बेसिकली मैं अपना लिंक्डइन प्रोफाइल भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और कोई भी मेरे को ओपनिंग्स आती है तो मैं अपने लिंक्डइन में पोस्ट कर दूंगा जिसमें आप इंटरेस्टेड कमेंट कर सकते हो और मुझे अपना रेज्यूम भेज सकते हो. और VMware रेफरल हब एक्चुअली काफ़ी एक्टिव रहता है, तो VMware के काफ़ी रेफरल्स आते हैं तो वो पोस्ट करते रहते हैं हम लिंक्डइन पे. तो आप लिंक्डइन पे VMware की साइट को भी फॉलो कर सकते हैं और साथ में मैं अपना लिंक्डइन डाल ही रहा हूँ तो मुझे भी फॉलो कर सकते हैं जिधर मैं अपना रेफरल डालते रहूँगा. तो बेसिकली दैट्स इट फॉर VMware. आई होप दैट वुड हेल्प यू अ बिट and practice hard and let's meet soon at VMware someday.